नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। 9 दिसंबर को 300 से अधिक चीनी सैनिक अरुणाचल के तवांग में 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे की फिराक में थे। ठीक वैसे ही जैसे 1999 में कारगिल में पाकिस्तान सेना ने किया था। हालांकि जैसे ही चीनी सैनिकों ने टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर बयान दिया कि भारत सरकार सो रही है और चीन लगातार आक्रामक नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले पर सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर पर कब्जा कर लिया है और हमारे जवानों को पीट रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला किया और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग भी उड़ गई है। हालांकि कांग्रेस का खुद के सैनिकों पर उंगली उठाना कोई नई बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, सवाल तब भी उठाए गए थे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। राहुल गांधी ने देश में भ्रम फैलाने और भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए भारतीय सुरक्षा को लेकर बयान दिया है। यह उनके परदादा नेहरू का भारत नहीं है, जिन्होंने सोते हुए चीन से 37,242 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दिया था। खुद को रिलॉन्च करने के लिए राहुल गांधी को देश सुरक्षा पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी को याद नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया। यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार था। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 135 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। पंडित नेहरू और कांग्रेस के शासनकाल में हमारी जमीन किस तरह चीन के पास गई, यह सभी जानते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करने पर लोकसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधा। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे सैनिकों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारे जवान यांगसे में 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। वे पिटाई शब्द के लायक नहीं हैं। वहीं भोपाल के एक कार्यक्रम के दौरान लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए विवादित टिप्पणी की है। चाणक्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम डीएनए का है। संपूर्ण देशवासियों को यह जानना जरूरी है कि देश में पैदा होने भर से देश की आत्मा को महसूस नहीं किया जा सकता। कहीं पैदा हो जाने से वह मातृभूमि नहीं हो जाती। इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से बेशक भारतीय जमीन पर पैदा हो रहे हैं, मगर उन्होंने आत्मा से इसे मातृभूमि स्वीकार ही नहीं किया। कुछ को लगता है कि यह देश उनके नवाबों बादशाहों की जागीर थी और कुछ को लगता है कि उनके नाना परनाना ने देश को आजाद कराया, तो यह उनकी खानदानी जागीर है। हमारा भारत देश कितना सहिष्णु है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सैनिकों का मजाक बनाने के बाद भी वो व्यक्ति शांति से घूम रहा है। लेकिन यही गलती किसी और देश में की गई होती तो बेशक इसका परिणाम बहुत बुरा देखने मिलता। राहुल गांधी के बयान को लेकर एक तरफ जहां विवाद बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन भाजपा वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। खड़गे ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी बाहर तो शेर की तरह बात करती है, लेकिन चलना चूहे जैसा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जान दिए जाने वाले बयान पर हंगामा तेजी से बढ़ रहा है और 20 दिसंबर को यह मामला राज्यसभा में भी गूंजा। दरअसल बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की और कहा कि खड़गे को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के पीएम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपा संसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। कांग्रेस के राज परिवार में पड़े बड़े राहुल और उनके ही पार्टी के नेता कल्पना तक नहीं कर सकते कितने राजा महाराजाओं को मोदी ने राजनीति से यूं फेंका। सिर्फ विपक्षी नहीं, अपने ही पार्टी में भी वह उनका जनाधार, उनके प्रति भरोसा और कौशल था कि चाहकर भी कोई अब तक उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया है, तो अब उनका कोई क्या उखाड़ लेगा। हालांकि उखड़ने का डर राहुल और उनकी पार्टी के नेताओं को लगना होगा, मोदी को नहीं। कांग्रेस पार्टी को हमेशा से ही लगा है कि देश की स्वतंत्रता में उनका सबसे बड़ा हाथ और सहयोग रहा है, पर यह आधा सत्य है। देश की समस्या खड़ी करने में भी कांग्रेस का ही सबसे बड़ा हाथ है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। फिर चाहे कोई भी मुद्दा ले लो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा या 370 का अनुच्छेद या फिर भारत चीन युद्ध। 1947 में कश्मीर का भारतीय संघ में विलय का सवाल आज भी देश के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। जुलाई 1947 में तत्कालीन रियासत जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने
जवाहरलाल नेहरू को कई बार कश्मीर के देश में विलय के लिए संदेश भेजे, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जिसके बाद भारत में कश्मीर के विलय के समझौते को अंतिम रूप मिलने से पहले ही पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद नेहरू कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए और उन्होंने ही संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर कश्मीर का भारत में वास्तविक विलय नहीं होने दिया। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां वल्लभ भाई पटेल ने करीब 560 रियासतों का ब्रिटिश भारत में विलय कराया, जिनके शासक को समझाने पर इस कदम के लिए वो तैयार हो गए, तो वहीं इनके विपरीत नेहरू ने अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए कश्मीर को एक विशेष मामले का दर्जा दिया। देश के उत्तरी पहाड़ी इलाके के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू की गहरी दोस्ती थी। इस आधार पर यह माना जाता है कि नेहरू कश्मीर को एक विशेष दर्जे के रूप में देखते थे और इसी वजह से उन्होंने भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने का नेतृत्व किया। हालांकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने इसे वापस ले लिया। वहीं बात यदि भारत और चीन युद्ध की करें तो आखिरकार भारत चीन सीमा विवाद शुरू कैसे हुआ, वह कौन सा गलत फैसला था जिसके कारण भारत के कुछ इलाके चीन के कब्जे में चले गए। दरअसल चीन को एक देश या यूं कहे कि एक तानाशाही सरकार चलाने के लिए पूरे विश्व की मान्यता चाहिए थी और यहीं पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मात खा गए। उन्होंने 30 दिसंबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को न केवल चीन के नेतृत्वकर्ता के रूप में मान्यता दी, बल्कि 1 अप्रैल 1950 को नए शासन के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार भारत म्यांमार के बाद दूसरा गैर कम्युनिस्ट देश बना जिसने चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संप्रभुता को स्वीकार किया। 1949 में चीन में सरकार बनाने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक और जहां भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर तिब्बत पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें वह वर्ष 1950 में सफल भी हुआ। परंतु नेहरू अभी भी उसकी चाल को समझ नहीं पाए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करते रहे। यानी यह स्पष्ट है कि तिब्बत पर कब्जा करने और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा आगाह करने के बावजूद नेहरू ने उनकी एक ना सुनी। वे अभी भी सोच रहे हैं कि चीन भारत के साथ मित्रता करना चाहता है, जिसके कारण वो अक्टूबर 1954 में चीन के दौरे पर भी गए और जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भी 4 बार भारत के दौरे पर आए। परंतु इसके बाद भी भारत को क्या मिला? 1962 का युद्ध और सीमाओं का अधिग्रहण। वहीं 20 अक्टूबर 1962 को जब युद्ध शुरू हुआ तो चीन तवांग और अरुणाचल प्रदेश में घुस गया और कई इलाकों पर कब्जा भी जमा लिया। आज के समय में वही क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और यह लद्दाख का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है जिस पर चीन ने अवैध कब्जा जमा रखा है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि 30 दिसंबर 1949 को लिया गया फैसला और चीन का राग अलापने वाले नेहरू का दृष्टिकोण कहीं से भी तर्कसंगत नहीं था। अगर हम तब भी संभल गए होते या थोड़ी दूरदर्शिता दिखा दिए होते तो आज चीन ऐसे हिमाकत करने की कोशिश भी नहीं कर पाता। अगर नेहरू ने पटेल की बात मान ली होती तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नेहरू के फैसले के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो यह एक ऐसा फैसला था जिसके बाद चीन को अपनी मनमानी करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी थी और आज भारत तो नेहरू की इस गलती का खामियाजा भुगत ही रहा है, साथ ही पूरी दुनिया भी चीन से परेशान हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण कर बीजेपी पर जो वार किया है, तो कांग्रेस अपने इस भूल को जरूर याद रखे जिसका खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है। वही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दिया। दरअसल पहले जिन इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर उसको नजरअंदाज किया जाता था, बीजेपी ने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, अब वहां के लोगों की अपेक्षाओं पर फोकस किया जाता है, जो कि देश में बीजेपी सरकार होने की वजह से ही मुमकिन हुआ है। हमारे देश के रक्षक सैनिकों को मोदी सरकार ने वो सम्मान और स्थान दिया जो किसी अन्य पार्टी या नेताओं ने कभी नहीं दिया होगा। ऐसे में राहुल और खड़गे द्वारा दी गई टिप्पणी जब उन पर ही पलटवार करेगी तो उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस और उनके सभी नेताओं को सतर्क और सुरक्षित रहना जरूरी है। जिस जनता ने मोदी सरकार को सत्ता में लाया है, तो देश के सैनिकों और मोदी सरकार की बुराई करने पर वही जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने में भी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी और खड़गे का अभद्र बयान, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।